अब नेक्स्ट हमारे पास जो है टॉपिक वो है डिफाइन द प्रॉब्लम एंड फॉर्मुलेटिंग द हाइपोथेसिस। प्रॉब्लम को डिफाइन करना, फिर उससे रिलेटेड आप क्या करते हो, हाइपोथेसिस को डेवलप करते हो। हाइपोथेसिस ही फिर क्या करता है, आपको आगे गाइड करता है कि आपने कैसे रिसर्च को लेके चलना है। द बेसिस ऑफ एवरी रिसर्च प्रोसेस इज द एग्जैक्ट फार्मूलेशन ऑफ द प्रॉब्लम। पहले आप क्या करते हो, प्रॉब्लम को फार्मुलेट करते हैं और द रिसर्च क्वेश्चन या फिर रिसर्च क्वेश्चन, प्रॉब्लम को फार्मुलेट करते हो या फिर रिसर्च क्वेश्चन डिजाइन करते हो। इन इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी दीज क्वेश्चंस कैन कम फ्रॉम डिफरेंट एरियाज। अब ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, या रिसर्च प्रॉब्लम या ये जो रिसर्च क्वेश्चन होता है आपका ये बेसिकली वो प्रॉब्लम ही होती है। जो रिसर्च क्वेश्चन होता है ना, वो कहते हैं ये डिफरेंट तरीकों से आप हासिल करते हो या डिफरेंट तरीकों से आपको मिलता है ये जो क्वेश्चन है या प्रॉब्लम जो होती है ना। आपको मिसाल के तौर पर आपने रिसर्च करनी है ना, तो आपको वो कैसे पता चलेगा मैंने किस चीज़ पे रिसर्च करनी है, तो वो फिर आपको डिफरेंट तरीकों से मिल सकता है, डिफरेंट सोर्सेज, या फिर कोई प्रॉब्लम आपको वाकई फेस करना पड़ रही है तो वो आपका क्वेश्चन बन जाता है। बिकॉज दिस इज एन अप्लाइड डिसिप्लिन, चूंकि ये एक अप्लाइड डिसिप्लिन है। अप्लाइड डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि आपने प्रैक्टिकली यहाँ पर देखना होता है चीज़ों को या अप्लाई करना होता है चीज़ों को। अप्लाइड का मतलब ये होता है कि प्रैक्टिकलिटी या सोसाइटी के अंदर या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपने चीज़ों को अप्लाई करके उनका सोल्यूशन निकालना है। अच्छा, द क्वेश्चंस कैन बी स्टिमुलेटेड बाय प्रैक्टिस एज वेल एज रिसर्च रिजल्ट्स। अब वो कहते हैं कि ये जो क्वेश्चंस है ना, या तो फिर आप कैसे निकालते हो या तो प्रैक्टिस करके, ठीक है। चूंकि ऑर्गेनाइजेशनल एक ऑर्गेनाइजेशनल रिसर्च है या फील्ड है, तो उसके अंदर जाहिर सी बात है चीज़ें प्रैक्टिस होती हैं या प्रैक्टिकली देखी जाती हैं, या तो इस तरह से क्वेश्चन आपके सामने आता है, या फिर आप क्या कहते हो कुछ रिसर्च के रिजल्ट्स आपको क्वेश्चन रेज करवा देते हैं। यानी कि मिसाल के तौर पर आपके पास आपने कोई रिसर्च की या पहले से ऑर्गेनाइजेशन पर कोई रिसर्च हुई पड़ी है, तो वो और रिसर्च का जो रिजल्ट होगा ना, समटाइम वो भी आपको बताता है कि आपको किस तरफ जाना है या किस प्रॉब्लम को फाइंड करना है या किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो वो फिर आपका क्वेश्चन बन जाता है। अच्छा, उसके बाद मैनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स अराइज फ्रॉम चेंजेस इन द इन्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। अब बहुत सारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स कहते हैं कि अराइज होती हैं, यानी कि प्रॉब्लम क्वेश्चन जो होता है वो राइज होता है कैसे या मिलता है आपको कैसे मिलता है, चेंजेस इन द इन्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेट चेंज होता है तो उस वक्त भी डिफरेंट प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ती हैं या डिफरेंट डिफिकल्टीज आपके सामने आती हैं, तो फिर आप क्या करते हो, यू ऑब्जर्व दैट डिफिकल्टीज एंड फाइंड अ क्वेश्चन या फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट माइट इमर्ज फ्रॉम आस्किंग हाउ मस्ट वर्क बी डिजाइंड इन ऑर्डर टू मेक इट मोटिवेटिंग डिस्पाइट। अब ये एक चीज़ है कि अब क्वेश्चन रेज हो रहा है कि आप किस तरह से वो जो वर्क लोड है या ऑर्गेनाइजेशनल वर्क है ना, उसको किस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हैं कि वो लोगों को मोटिवेट करे, ना कि स्ट्रेस इंक्रीज करे। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है कि आप कैसे उसको मतलब डिज़ाइन कर सकते हो चीज़ों को कि वो लोगों के लिए मोटिवेटिंग हो, ना कि स्ट्रेसफुल हो। काज्ड बाई हायर वर्क इंटेंसिटी एंड डेंसिटी, हायर वर्क इंटेंसिटी की वजह से या डेंसिटी की वजह से उनको स्ट्रेस ना हो बल्कि मोटिवेशन मिले, तो आप किस तरह से इसको डिज़ाइन कर सकते हो इस चीज़ को। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट या क्वेश्चन है। उसके बाद ऑल्सो इन इशूज कैन अराइज फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिस, फिर प्रैक्टिस के साथ भी क्वेश्चन रेज होते हैं, प्रॉब्लम सामने आती है। फॉर इंस्टेंस इट माइट बी यूजफुल टू आस्क व्हाट कंपिटेंसीज डू एम्प्लॉयज नीड फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, किस तरह की जॉब के लिए किस तरह की कंपिटेंसीज की उनको ज़रूरत होती है, किस तरह की एबिलिटीज़ की उनको ज़रूरत होती है। इन एडिशन क्वेश्चंस में कम फ्रॉम द फाइंडिंग्स ऑफ प्रीवियस रिसर्च, आप प्रीवियस रिसर्च जैसे हमने ऊपर भी बात किया कि अगर कोई रिसर्च हुई पड़ी उससे भी क्वेश्चन रेज हो सकते हैं, आप फाइंड कर सकते हैं। सच एज टू व्हाट एक्सटेंट कैन डिफरेंट प्रिडिक्शंस ऑफ टू थ्योरीज ऑन सेम सब्जेक्ट्स बी कंपैटिबल। ये एक एग्जांपल दे रहा है छोटी सी कि किस तरह से एक ही थ्योरी टू डिफरेंट थ्योरीज हैं, प्रेडिक्शंस ऑफ टू थ्योरीज ऑन द सेम सब्जेक्ट, कि जो दो डिफरेंट थ्योरीज हैं एक ही सब्जेक्ट पर डिफरेंट तरह से क्या कर रही हैं, आपको प्रेडिक्शंस दे रही हैं, तो वो कंपैटिबल है कि नहीं, किस तरह से कंपैटिबल हैं एक दूसरे के लिए, या किस तरह से वो सिमिलर हैं या कारआमद है। तो ये इस तरह से प्रॉब्लम आप फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा ये था प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में या क्वेश्चन के बारे में कि आपने किस तरह रिसर्च स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्वेश्चन चाहिए होता है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, हाइपोथेसिस को डेवलप करना। द नेक्स्ट स्टेप इन द रिसर्च प्रोसेस इज टू फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस अबाउट द रिसर्च क्वेश्चन। उस क्वेश्चन के बारे में, एक तो आपके पास क्वेश्चन आ गया ना, अब उस क्वेश्चन को लेकर हमने क्या करना है, हाइपोथेसिस डेवलप करना है। These hypotheses are usually derived from relevant theories and research related to them.
फिर ये जो हाइपोथेसिस हम कैसे डेवलप करते हैं, वो कहते हैं उससे रिलेटेड जो थ्योरी होती हैं उनको सामने रखते हुए हम डेवलप कर लेते हैं, ठीक है, डिराइव कर लेते हैं, एंड रिसर्च रिलेटेड टू देम, या फिर उनसे रिलेटेड जो रिसर्च होती हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम है ना उससे रिलेटेड अगर पहले भी रिसर्चेज हुई है ना तो हम उनको सामने रखते हुए कि उस रिसर्च के अंदर किस तरह का हाइपोथेसिस डेवलप हुआ था या बनाया गया, तो हम भी उसी को फॉलो करके फिर डेवलप कर लेते हैं। Therefore, a comprehensive literature review is also an important component of hypothesis generation। अब ये जो लिटरेचर रिव्यू होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये भी आपको बता देता है कि हाउ यू कैन डेवलप योर हाइपोथेसिस अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, उससे रिलेटेड आप कैसे डिजाइन कर सकते हो। अच्छा, अब ये लिटरेचर रिव्यू क्या होता है? लिटरेचर रिव्यू बेसिकली पहले से जो रिसर्च हुई पड़ी है, पहले से जो आप कह सकते हैं लिटरेचर आपके पास मौजूद है, पहले से जो मवाद मौजूद है मार्केट के अंदर या फील्ड के अंदर, उसको स्टडी करना और उसको स्टडी करते हुए अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड चीज़ों को निकाल के तो आगे प्लान कर लेना, डिज़ाइन कर लेना सारी रिसर्च को या हाइपोथेसिस को या क्वेश्चंस को, दैट इज़ लिटरेचर रिव्यू, ठीक है। इसको थोड़ा सा सिंपली अगर मैं समझाऊं कि पहले से जितनी भी रिसर्चेज हुई पड़ी है ना, या पहले से जितना भी नॉलेज है आपकी प्रॉब्लम या आपकी फील्ड से रिलेटेड या जो आप रिसर्च करना चाहते हैं उससे रिलेटेड, उसको स्टडी करना, स्टडी करके अपने मतलब की चीज़ें निकाल कर आगे बढ़ना या उनको यूज़ करना, दैट इज़ लिटरेचर रिव्यू। तो कहते हैं आप हाइपोथेसिस इस तरह से भी निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ है इंपॉर्टेंट जो आपको पता होनी चाहिए ताकि आपको क्वेश्चन करने की जरूरत ना पड़े। यहाँ पर हमने दो चीज़ें पढ़ी, एक तो है कि रिसर्च क्वेश्चन, दूसरा है हाइपोथेसिस। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? रिसर्च क्वेश्चन जो होता है ना, ये एक आप कह सकते हैं जनरल स्टेटमेंट होती है किसी प्रॉब्लम को लेके, ठीक है, किसी प्रॉब्लम को लेके जनरल स्टेटमेंट, दैट इज रिसर्च क्वेश्चन। अब उसको हमने हाइपोथेसिस में कन्वर्ट करना होता है, उसको पर्टिकुलर बना के, यानी कि उसकी एक मखसूस या एक पर्टिकुलर पॉइंट को टारगेट करते हुए हमने क्या करना होता है, उसको हाइपोथेसिस में कन्वर्ट कर देना होता है। मिसाल के तौर पर अब हम इस तरह से कह सकते हैं कि हाउ स्टूडेंट्स कैन परफॉर्म बेटर इन स्कूल्स, हम इस तरह से कह सकते हैं हाउ स्टूडेंट्स कैन परफॉर्म बेटर इन स्कूल। अब ये है रिसर्च क्वेश्चन, हमें पता चल गया कि हमने क्या करना है कि परफॉर्मेंस को देखना है स्टूडेंट्स की। अब ये एक जनरल स्टेटमेंट है कि किसी भी खास तरीके को टारगेट नहीं किया गया। अब जब हाउ की बात आ गई ना, हाउ स्टूडेंट्स कैन परफॉर्म बेटर इन स्कूल्स, अब ये है जनरल स्टेटमेंट। हमें नहीं पता कि हमने किस पॉइंट को स्टडी करना है, कि इस पॉइंट का असर देखना है कि उसकी परफॉर्मेंस पर क्या असर पड़ता है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि ये जनरल स्टेटमेंट एक ब्रॉड स्टेटमेंट है कि इसमें कोई किसी खास चीज़ को टारगेट नहीं किया गया। अब जब हम इसको हाइपोथेसिस में कन्वर्ट करेंगे ना, तो हम इसको क्या कर देंगे, नैरो डाउन कर देंगे, इसको पर्टिकुलर बना देंगे। हमने क्वेश्चन बनाया था कि हाउ स्टूडेंट कैन परफॉर्म बेटर इन स्कूल्स, ठीक है, ये क्वेश्चन था। अब इसको हम थोड़ा सा पर्टिकुलर बना देंगे कि हाउ रेगुलरिटी या पंक्चुअलिटी इफेक्ट द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, ठीक है। ये एक हमने इसको क्या कर दिया, या इसको हाउ को उड़ा दें, हाउ आपको कंफ्यूज करेगा कि क्वेश्चन है। ये भी हम कह सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन पंक्चुअलिटी एंड स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। अब हमें पता चल गया कि हमने पंक्चुअलिटी को सामने रखते हुए देखना है कि उसकी परफॉर्मेंस पर क्या असर पड़ता है, ठीक है। अब ये हो गया पर्टिकुलर कि हमें टारगेट मिल गया कि हमने किस चीज़ को देखना है, ठीक है, दैट इज हाइपोथेसिस। एक जो जनरल स्टेटमेंट होती है, ब्रॉड स्टेटमेंट होती है, दैट इज क्वेश्चन, और जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट होती है किसी खास पॉइंट को टारगेट कर रही होती है, दैट इज हाइपोथेसिस। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग लिस्ट प्रोवाइड्स, अब ये जो नीचे है ना, ये सारे जर्नल्स हैं जो जिनको कहते हैं कि आप स्टडी कर सकते हो और देख सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जर्नल्स काम करते हैं जहाँ पर डेटा मौजूद होता है। जब जो मैंने लिटरेचर रिव्यू की बात की ना, इन तमाम जर्नल्स में जाके आप देख सकते हो अपने रिसर्च से रिलेटेड डेटा को। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू रिसर्च क्वेश्चंस ऑन द डिज़ाइन ऑफ वर्क इन द फेस ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रेस, बोथ थेरीज ऑफ वर्क डिज़ाइन एंड द थेरीज ऑफ स्ट्रेस कैन बी यूज टू मेक स्पेसिफिक अजम्पशंस। वो कहते हैं कि जब आपने स्ट्रेस को देखना होता है ना, स्ट्रेस को स्टडी करना होता है कि वर्क में या ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रेस का प्रॉब्लम है, तो फिर आप कैसे क्वेश्चन बनाओगे या हाइपोथेसिस बनाओगे। वो कहता है उसमें आप क्या करते हो, बोथ थेरीज ऑफ वर्क डिज़ाइन। अब वर्क डिज़ाइन क्या होता है कि आपका ओवरऑल जो स्ट्रक्चर होता है ना किसी ऑर्गेनाइजेशन का,
उसको बोलते हैं वर्क डिज़ाइन। उसमें क्या होगा, कंटेंट होगा, ऑर्गेनाइजेशनल वर्क, टास्क होगा, एक्टिविटीज़ होंगी, रिलेशनशिप्स होंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये साइड पे लिखी डेफिनेशन, ये आपका वर्क डिज़ाइन। कहते हैं आप इसको भी देखोगे, सामने रखोगे एंड एड थेरीज ऑफ स्ट्रेस, और जो स्ट्रेस की थेरीज है उनको भी सामने रखते हुए आप क्या करते हो, अजम्पशंस बनाते हो, स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स फार्मुलेट करते हो, क्वेश्चन फार्मुलेट करते हो। द फार्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस शुड बी सो प्रिसाइज दैट दे आर ऑल्सो फाल्सिफाइबल। अब वो कहता है कि जो हाइपोथेसिस बनाने हैं ना, तो ये प्रिसाइज होना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि एक पॉइंट को टारगेट कर रहा हो, या आप कह सकते हैं पर्टिकुलर स्टेटमेंट होनी चाहिए जिसको हम सही या गलत भी साबित कर सकें। ठीक है, ऐसी स्टेटमेंट जो गलत भी साबित हो, प्रिसाइज होनी चाहिए। ये नहीं हो कि जनरल हो या ब्रॉड आपकी स्टेटमेंट हो, तो फिर हाइपोथेसिस नहीं होगा और उसमें फिर प्रॉब्लम भी होती है जब हम उसको स्टडी करते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा।